नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों में आपका स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्राचार्य श्री गुरु मोहिंदर सिंह जी, जो बात करेंगे कि श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज कई वर्षों से अच्छा कार्य करने के बावजूद किसी रैंकिंग में नहीं आ पा रहा था। इस वर्ष इंडिया टुडे ने उसको बीए कला संकाय की जो रैंकिंग की है विषयों की, उसमें 15वें नंबर पर रखा है। इससे पहले भी खालसा कॉलेज जो है एनआरएफ की रैंकिंग में छलांग लगाकर और 144 से 29वें स्थान पर पहुंचा था। और ये दोनों ही जो चीज़ें हुई हैं, ये प्रोफेसर गुरु महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हुई हैं। तो उनसे जानते हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या किया और किस तरीके की रणनीति जो है वो कॉलेज में जब आए तो उन्होंने बनाई। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद अमित जी। जी सर। देखिए, जब मैं ज्वाइन किया था लगभग 1.25 साल पहले, तो एक एम लेके आए थे कि भी हमारा इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और इसकी रैंकिंग जो है एनआरआईएफ में और अदर जो भी होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं कराती हैं रैंकिंग, तो उसमें हमारा नंबर जो है बहुत पीछे रहता था। तो ये आया कि हमारे पास सब कुछ है, तो फिर इसका कारण क्या है कि भी हमारी रैंकिंग जो है वो अच्छी नहीं आती। तो सबसे पहले जो हमने जो क्राइटेरिया है इसका एनआरएफ का, उसके अकॉर्डिंग जो 3-4 क्राइटेरिया उन्होंने बना रखे हैं भी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, या आपका पब्लिक परसेप्शन का, या आपका रिसर्च पब्लिकेशन का। तो इस तरह के क्राइटेरिया हैं। तो हमने कोशिश की कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो टीचर्स के सहयोग से या नॉन टीचिंग के सहयोग के बिना नहीं चल पाता है। तो हमने ये किया कि टीचर्स को मोटिवेट किया है कि वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, रिसर्च वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका कारण क्या, नतीजा क्या हुआ कि रिसर्च पब्लिकेशंस हमारी बहुत अच्छी हुई। अब स्कोपस में आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे हमारे टीचर्स ने छापे। उसकी वजह से हमारा जो है रैंक जो 144 से 29 पे आया 2025 में। अभी भी उसमें बहुत सी गुंजाइश है हमारे पास। जैसे पब्लिक परसेप्शन में हमारे नंबर बहुत कम है। नॉर्मली जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आप देखेंगे जो टॉप 10 में आते हैं, उनकी पब्लिक परसेप्शन जो है किसी की 60% है, 100 में से 60 नंबर है, किसी के 70 नंबर है, किसी के 80 नंबर है। हमारा एक एरिया है पब्लिक परसेप्शन में जिसमें 9 नंबर थे। इससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो 24 में वो 0.7 समथिंग था खाली। इसके पीछे क्या कारण देख रहे थे जब आपने ज्वाइन किया तो ये कारण यही था कि सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट के साथ जो एक राब्ता कायम करके जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अगर उनसे अच्छा तरह डील करेगा, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में क्या होता है कि आपके प्लेसमेंट कैसे हुई है, जब बाहर जब लोग जाते हैं तो कंपनीज़ वाले पूछते हैं, जब ये सर्वे होते हैं तो कंपनी से पूछा जाता है भी आपके पास खालसा का बच्चा आया तो उसका क्या रवैया है, या उसका क्या है, या खालसा के बच्चे जो रिव्यू देते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर कॉलेज के बारे में, तो उसमें कई बार होता है कि फ़लाने बंदे ने या फ़लाने नॉन टीचिंग स्टाफ ने मेरे साथ ये अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो वो हमारी नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाते थे। तो हमने ये किया कि भाई कम से कम विंडो पे जो भी बच्चा आए, और वो जो नॉन टीचिंग का कोई भी स्टाफ मेंबर जो विंडो पे डीलिंग कर रहा है बच्चों के साथ, वो कम से कम उससे प्यार से और बात करे, और जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको आधे घंटे के अंदर अंदर उसको पूरा करके वापस भेजे। और ये ना कहे कि भाई अभी कल आना या परसों आना, जो नॉर्मल हमारा रूटीन रहता है कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा, परसों हो पाएगा। तो ये हमने बिल्कुल बंद किया और उनको बोला कि भाई नहीं, जो बच्चा आ गया है उसको 15-20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में उसको जो सर्टिफिकेट चाहिए उसका बना के उसको दो। तो इससे फ़र्क पड़ा, हम 0.7 से 9.5 पे आए। लेकिन अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है हमें, क्योंकि अभी भी आप लगा लो 100 में से अगर 9 नंबर मिलते हैं, अगर पब्लिक परसेप्शन में अगर 100 में से 50 नंबर आएंगे तो हम टॉप 10 में आएंगे पक्का। सर, मतलब आपके यहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है जी, और पंजाबी के लिए खालसा कॉलेजेस फेमस भी हैं। इसके बावजूद आपकी रैंकिंग जो है उस विषय में 3रे नंबर पर है, तो इसके सुधार की क्या गुंजाइश है? देखिए, मैं अपना रैंकिंग के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। पंजाबी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ बोली है। तो मैं तो इस तरह कोशिश कर सकता हूँ कि आज 3 नंबर पे हैं
तो शायद अगले साल नंबर 1 पे आएँ। तो मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ कि हमारी जो मातृभाषा माँ बोली है पंजाबी, उसमें हम अच्छा सुधार कर पाएँ। और क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि रैंकिंग्स में क्या होता है कि क्लस्टर टीचिंग भी आजकल चल रही है। तो मान लो बच्चा कोई हंसराज में या किसी और हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन वो क्लस्टर में आ तो हमारे पास ही रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो क्लस्टर में जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको पढ़ा तो खालसा कॉलेज वाले ही रहे हैं। जी जी। तो ये कई बार रैंकिंग में इस कारण भी फ़र्क आ जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम नंबर 1 पे आएँ। तो उम्मीद है नेक्स्ट ईयर हम नंबर 1 पे हों तो पंजाबी में। 4th ईयर अभी एक कंप्लीट हो गया, जी तो किस तरह की समस्याएं आई आपके सामने या समाधान के लिए आप तक चीज़ें पहुंची जी। विद्यार्थियों ने, और कितने विद्यार्थी लगभग आपके यहाँ से 4th ईयर करके गए होंगे अभी? आप मानिए जी, इस टाइम पे लगभग हमारे पास लगभग 400 विद्यार्थी थे जो 4th ईयर में जिन्होंने किया है। और समस्याएं जो आती हैं, देखो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है। क्योंकि आप अगर 400 बच्चों को एक साल का मतलब है आपका पूरा 1/3 टाइम टेबल जो है आपका बढ़ गया। और टाइम टेबल बढ़ने के बाद अब उसके रूम्स चाहिए आपको, वो रूम्स अवेलेबल नहीं होते। सीधा इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होने के बाद कमरे चाहिए। तो ये सबसे पहली समस्या तो कमरों की आती है। दूसरी समस्या आती है कि भाई सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी है टीचरों की, वो तो एज़ पर 3 ईयर ही है जो UGC ने हमें दी हुई है। पूरा 1 साल आपका बढ़ गया तो लगभग 1/3 टीचर भी आपके बढ़ गए, लेकिन वो हमें मिले नहीं। तो ये एक समस्या रही। तो उन्हीं टीचरों से या फिर गेस्ट टीचरों से हमें काम चलाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब UGC भी हमने कहने लगे कि आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजो, तो हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम स्टाफ आपको दे पाएँ या एडिशन कर पाएँ तो करेंगे। यूनिवर्सिटी भी वाइस चांसलर साहब हमारे इस मामले में बहुत वो हैं, उनका हमेशा पॉजिटिव व्यू रहता है कि भाई कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट आपको हैं वो आप हमें यूनिवर्सिटी को बताएं, तो हम UGC से बात करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की वो करेंगे। तो मुझे लगता है अगले साल तक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, बतौर शिक्षक आप तो प्रिंसिपल हैं जी। क्लास जी से वास्ता उतना नहीं पड़ता होगा, जी। लेकिन 4th ईयर के विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है जो उनका 4th ईयर में रिसर्च था वो? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं क्लासेस लेता हूं। मैंने अभी रिसर्च स्टूडेंट 4th ईयर का मेरे पास था, उसका रिसर्च भी कंप्लीट कर दिया है। और उसकी अभी मेरे पास यहाँ पड़ी भी होगी उसकी जो थीसिस उसने लिखी है। तो क्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते, लेकिन जितनी ले पाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लेते ज़रूर हैं। बाकी आपने क्या और पूछा इसके बारे में? 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्च के लिए उतने परिपक्व नहीं होते, हाँ। लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है वो कितना उपयोगी होगा भविष्य में? देखिए आप ये तो आप मान के चलिए कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होता है वो इतना रिसर्च में, क्योंकि कॉलेज में ऐसा रिसर्च का कोई पहले मैकेनिज़्म था नहीं। अब जो ये बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको गाइड किया, टीचरों ने गाइड किया, तो थोड़ा बहुत देखिए फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे अभी उन्होंने 4th ईयर में रिसर्च करी है, अगर इसी टॉपिक को लेके वो PhD वगैरह करेंगे तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा जो है इसमें अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, तो वो ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए, जितने भी टीचरों के पास हमारे 400 स्टूडेंट आए, सबका फीडबैक लगभग 90% का फीडबैक हमारा अच्छा रहा। कुछ होता है 5-10% जिनको वो रिसर्च का कंपोनेंट समझ में नहीं आ रहा, या जो रेगुलर नहीं है, कॉलेज में नहीं आते हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है। अदरवाइज़ 90% बच्चों ने अच्छा काम किया है। सर, एक अहम मुद्दा है ये 4th ईयर के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ कि जैसे वो 8th सेमेस्टर में आते हैं तो उनको पेपर भी देना होता है, रिसर्च भी करना होता है, जबकि हम हायर एजुकेशन के पैटर्न को देखें जी तो उनको बहुत लंबा समय मिलता है। तो ऐसे में बच्चों पे दबाव नहीं था? आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि उनको 8th सेमेस्टर में सिर्फ रिसर्च करना चाहिए था? मुझे लगता है ये भी एक कंपोनेंट है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो यूनिवर्सिटी चाहे तो खाली रिसर्च का कंपोनेंट 8th सेमेस्टर में डाल सकती है, लेकिन बर्डन तो है क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ करना है उनको। तो वो 3 महीने का टाइम रिसर्च, किसी भी रिसर्च के लिए काफ़ी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो सके कि भाई हाँ, पूरा 8th सेमेस्टर जो है वो रिसर्च को ही दे दिया जाए तो और इसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि बजाय
आप इसको करने के आप इसको जो जैसे हम कहते थे ना, इंटर्नशिप करनी है, बच्चों को करानी है, तो अगर वो रिसर्च का कंपोनेंट किसी इंडस्ट्री के साथ जोड़ के उनको कर लिया जाए तो ये भी एक अच्छा ज़रिया हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर वही कंपनियां उनको अपना हायर भी कर सकती हैं, प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा रह सकता है। तो मुझे लगता है 8th सेमेस्टर का रिसर्च भी कर दें और इंडस्ट्री का थोड़ा उसके साथ कंपोनेंट जोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा। खालसा कॉलेज के शिक्षकों से और छात्रों से क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में वो नंबर 1 बनाने के लिए कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये लंबा प्रोसीजर है। हर जो टीचर है या स्टूडेंट है, वो जहाँ भी पढ़ता है या जहाँ पढ़ाते हैं लोग और जो प्रिंसिपल होते हैं, एक ही इच्छा होती है कि मेरा कॉलेज जो है वो सब पे टॉप पे रहे। और कंपटीशन इतना हो गया और इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही कॉलेज सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, सारे आपके सामने ही हैं। टॉप 10 में आप देखेंगे सारे मेन कॉलेजेस आ जाते हैं, मिरांडा, हिंदू, किरोड़ीमल, सारे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है टीचिंग के प्रति। सबसे बड़ी बात जो है कि अपने स्टूडेंट के प्रति डेडिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी नंबर पे इंस्टीट्यूशन के प्रति वफादारी, ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। जी, बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बधाई भी, और भविष्य में आपका कॉलेज जो है नंबर 1 पर आए और फिर से हम साक्षात्कार का साथ लौटेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद।